चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ गाबा सर और आशीष बहेती पिछले शो से बने हुए हैं। रचना वैद्य भी जुड़ेंगे, सुबह आशीष मिस कर रहे थे रचना जी को, और साथ ही सीए अरुण मंत्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे और मोतीलाल ओसवाल अरुण जी भी सीए हैं। अरुण जी भी सीए हैं और इसके लिए, और रचना जी आपको इसलिए मिस कर रहे थे क्योंकि आज सुबह सारी लॉन्ग कॉल्स आई थी, एक भी शॉर्ट ट्रेड नहीं आई थी, इसके लिए वो आशीष आपको मिस कर रहे थे। खैर आते हैं आपके पास थोड़ी देर में, लेकिन मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल जी से, और फिर टेक्निकल से बात होगी कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल से। आशीष से जानेंगे वाटरवेज लीजर की डिस्काउंट पर लिस्टिंग क्यों हुई है। 12% के डिस्काउंट पर लिस्टिंग हो चुकी है एक्चुअली। अब प्री ओपन में थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट था, लेकिन ये फन एंड गेम्स होते हैं। अब 712 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखा देगा। दूसरा भी दिखा दीजिए, उसका सब्सक्रिप्शन तो ज़बरदस्त है वैसे, एडविट ज्वेलर्स के। एडविट ज्वेलर्स वो उसकी अच्छी लिस्टिंग हुई है, आई थिंक करीब 30-35% प्रीमियम के साथ। तो ये हो गई लिस्टिंग। मार्केट इस समय डे हाइप, और मार्केट देखिए एक बार निफ्टी लेकर आइए 123 पॉइंट ऊपर, और अब देखिए आप जरा निफ्टी को, और कल का लो शानदार तरीके से डिफेंड किया है निफ्टी ने, और अब इनफैक्ट हम कल के हाई के करीब पहुंच रहे हैं। 24,035 था कल का हाई, ध्यान रखिएगा। आज का हाई करीब 24,000, और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां अच्छे मूव्स आ रहे हैं। इस समय फ्रेश मूव आ रहा है एमसीएक्स में करीब 3% ऊपर, और इसके अलावा एफएमसीजी इंडेक्स यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। नेस्ले डाबर लीड कर रहे हैं उसे, हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आ रहे हैं। वीरू जी, ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी समरी। मार्केट से डे हाई 24,000 के हम पैच को हिट करते हुए, आइए आपकी पैनल से मुलाकात कराता हूँ, बात कराता हूँ। और हमारे साथ पैनल में पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में प्रकाश का बस है, आशीष बहेती जी शिरकत कर रहे हैं, अरुण जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर, रचना जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। अरुण जी, आपको सीए दिवस की शुभकामनाएं, और आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। जी वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वीरेन जी, एंड थैंक यू अरुण सर, एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। वीरेन जी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मोमेंटम स्टॉक्स में काफी अच्छा है, तो एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2 दिन के हाई को स्टॉक ने निकाला है, मुझे लग रहा है मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। 2685 2688 के पास बाई करें, 2650 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 2762 तक के टारगेट्स एचडीएफसी एएमसी में आ सकते हैं। सेकेंड स्टॉक वीरेन जी एफएमसीजी में से रहेगा, वीबीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 3 दिन के हाई को स्टॉक ने निकाला है, बॉलिंगर बैंड में एक्सपेंशन देखने को मिला है, तो वीबीएल खरीद सकते हैं 520 के आसपास, 513 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 535 तक के टारगेट रहेगा। ओके, चलिए तो ये इस समय आपके लिए होगी 2 ट्रेड्स अरुण जी की तरफ से। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपकी ट्रेड्स इस समय की। जी ट्रेड्स हम आज लॉन्ग साइड पे ही रखेंगे। आज मार्केट में ठीक ठाक मोमेंटम लग रहा है मुझे, एंड जब तक हम निफ्टी में 24,350 के आसपास नहीं पहुंचते फ्यूचर्स पे, तब तक ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू होनी चाहिए। 24,350 के आसपास निफ्टी फ्यूचर्स में दिक्कत आ सकती है। तो आज के पहले कॉल में हम गोदरेज प्रॉपर्टीज रखेंगे, और दूसरे में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रखेंगे। दोनों को लॉन्ग साइड पे फ्यूचर्स पे प्ले करेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज की पहले बात करें तो दिस इज ट्राइंग टू क्रॉस ओवर अबव द 200 पीरियड एवरेज ऑन अ डेली चार्ट। 1900 के आसपास ही एक माइनर रेजिस्टेंस उसको आएगा, बट अगर वो उसको निकाल लेगा तो दिस क्रॉस ओवर ऑफ 200 ऑन अ डेली चार्ट कैन ब्रिंग अ बिग ग्रीन कैंडल। तो 1 या 2 दिन में हमें यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी में अच्छा एक अपस्विंग मिलना चाहिए, जो कि इस फ्यूचर्स को 1950 तक लेके जा सकता है। डाउन साइड पे सपोर्ट के लिए हम 1875 पे स्टॉप लॉस रखेंगे फ्यूचर्स पे, और इसको लॉन्ग करेंगे। दूसरा कॉल रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जहां की ऑलरेडी ठीक ठाक मोमेंटम है सुबह से, तो इसमें हम तब बाय करेंगे जब यहाँ पे हमें एक हल्का इंट्राडे पुल बैक मिलेगा, जो कि मिल सकता है। 103.5 और 30 के बीच में एक अच्छी एंट्री बनेगी फ्यूचर्स पे, तो तब हम एंटर करेंगे जब ये 30 और 35 के बीच में होगा, और उस टाइम पे हम एसएल लगाएंगे 1025 पे, और अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 1050 एंड 60। ओके, ये रचना जी के 2 ट्रेड्स हो गए। प्रकाश सर, आपके 2 ट्रेड्स। मेरा पहला ध्यान है अडानी पोर्ट्स पर, 1842 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाएंगे 1835 का, 7 रुपीज के करीब स्टॉप, टारगेट होगा 1850 अडानी पोर्ट्स। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, आई थिंक वो है मैरिको। मैरिको में तेजी है, मोमेंटम है, 852 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 842 का स्टॉप लगाएंगे 10 रुपए का, टारगेट होगा 865 मैरिको। ओके, मैरिको ये होगी गाबा सर की पिक। आशीष जी आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की।
जी अनिल जी, पहला जो रहेगा वो फिनिक्स मिल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे तेजी देखने मिल रही है और रियलिटी सेक्टर एज ए स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। तो 1940 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 2020, 2020 और 2050 तक के भी लेवल्स इधर देखे जा सके हैं। दूसरा जो ट्रेड में चलेगा वो श्रीराम फाइनेंस का। यहाँ पे भी मोमेंटम स्ट्रांग है और अभी जो रिसेंट हाइस थे उसको सरपास करता हुआ जो स्टॉक कर रहा है। तो यहाँ पे 1040 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 1070 और 1090 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, मीनवाइल केपीआईटी तो रुक ही नहीं रहा है, 15% नीचे हो गया है। अब लेकर आइए जरा एक बार केपीआईटी टेक वापस, और 15% नीचे। एक रिलीफ की बात यह है कि अब कम से कम 15% के बाद 20% पे नहीं गया, 15% पे रुक गया। वैसे सच बताऊं तो थोड़ा ओवर रिएक्शन नहीं है, मेरा मानना ही है वीरू, क्योंकि आप अगर इसका 1 साल का चार्ट देखें और नॉर्मली अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे आके इसको खरीद लें, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने ना इस तरीके की कहानियाँ पहले देखी हैं। और अब ये देखिए 1 साल का चार्ट है, 55% गिर चुका है। मतलब कई बार ना इस तरीके के मूव जो होते हैं, जो वो एकदम आखिरी वाला जो वायलेंट मूव होता है ना, वो वाले होते हैं। मतलब और नॉर्मली एक लॉन्ग टर्म बेस फॉर्मेशन की शुरुआत इसी तरीके से होती है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीद लें, क्योंकि वो आपका अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना पड़ेगा, लेकिन अब इन लेवल्स पर शॉर्ट ट्रेड नहीं है। मतलब अब 15% ऑलरेडी और नीचे आने के बाद और इतने गिरे हुए स्टॉक में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और नंबर्स उन्होंने कहा Q1 Q2 दोनों ख़राब रहेंगे, लेकिन सेकंड छमाही बेटर रहेगी, देखते हैं। खैर एनीवे अभी के लिए तो 15% नीचे है। चलिए काम करते हैं, हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल AMC के MD और CEO प्रतीक अग्रवाल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक जी गुड मॉर्निंग। प्रतीक जी शुरुआत IT से ही करते हैं, क्योंकि आज एक और बड़ा एक्सीडेंट, KPIT टेक 15% नीचे। अब इस समय इंडियन IT को देखकर लग क्या रहा है? क्या ये सर्वाइवल का रिस्क लग रहा है? क्योंकि लेवल्स तो कोविड लेवल ऑलमोस्ट आ चुके हैं स्टॉक्स पर, वैल्यूएशन की तो खैर आप बात ही भूल जाइए। तो इस समय एज अ फंड मैनेजर आप व्यू क्या लेंगे IT पर? देखिए, हमारे हाउस में पिछले 2.5 साल से प्राय सारे फंड्स में आपको IT 0 के बराबर मिलेगी। अब हमारा फंड हाउस थोड़ा सा अलग है, हम ग्रोथ इन्वेस्टर हैं और वहां पे आज की एक कंपनी कई सालों के लिए 20+% अर्निंग्स ग्रोथ देगी। अब ये कॉम्बिनेशन अगर IT में नहीं मिलता तो हमारे यहाँ 0 है। अगर ये कॉम्बिनेशन बैंक्स में नहीं मिलता तो हमारे यहाँ 0 पाया जाएगा। FMCG में नहीं मिलता, कमोडिटीज में नहीं मिलता, सब 0 मिलेगा। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बारी somebody says something, उसके पीछे की क्या सोच है वो भी मालूम होनी चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट इज कि वैल्यूएशन सस्ती हो गई हैं। लार्ज कैप IT में वैल्यूएशंस बहुत सस्ती हो गई है, हम भी मानते हैं। देसी लोगों का लार्ज कैप IT देखने का नजरिया विदेशियों से अलग है। विदेशी डॉलर अर्निंग्स ग्रोथ, डॉलर प्रॉफिट देखते हैं, देसी रुपए की अर्निंग ग्रोथ और प्रॉफिट देखेंगे। क्योंकि हमारी करेंसी वीकन हुई है डॉलर के मुकाबले में, तो 27 में आपको लार्ज कैप IT में भी अच्छी रुपये की अर्निंग ग्रोथ दिखेगी, विच इज गुड फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। बट अगर आप डॉलर अर्निंग ग्रोथ देखोगे तो वो ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला है। सो अगर आप होल्डिंग पैटर्न्स देखते हो तो विदेशी जो है बैंक्स और IT, हर लार्ज कैप बैंक, लार्ज कैप IT में उनकी होल्डिंग का परसेंटेज ज्यादा है। जैसा कि आप हर रोज देखते हो, दे सेल अ बेट ऑफ अस, दे विल ऑब्वियसली वही बेचेंगे जो उनके पास है, तो दैट इज बैंक्स एंड IT। तो उस सोच से भी आपको सावधान रहना चाहिए। चलिए, तो IT पे सर का व्यू यहाँ पर यह है प्रत्येक जगह। अच्छा, अभी आपके ग्रोथ पैरामीटर्स में है ना, सबसे शानदार तरीके से फिट क्या है प्रतीक सर? मतलब जहाँ पे आप लोग अपने फंड में इंक्लूजन कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी कहाँ नजर आ रही है यहाँ से आगे चलते हुए आपको? ये जब एक तो ग्रोथ किसकी होती है, अगर जीवन से कंपेयर करें, बुढ़ापे में जाके तो ग्रोथ नहीं होती ना, हम वहां पहुंच रहे हैं। ग्रोथ बच्चों की होती है, ग्रोथ
न्यूबॉर्न बेबी की होती है, राइट? इसी तरीके से आप बाजार में देखें, आप इकोनॉमी में देखें, जो स्पेसेस नई पैदा हुई हैं और 8, 9, 10 साल हुए हैं उनको बाजार में आए हुए, उनमें longevity of growth of the order that we are seeking will be higher. So those would be younger places. जैसा आईटी शायद 90 में था, जैसा शायद प्राइवेट सेक्टर बैंक 2000 के पहले दशक में थे। तो अगर आप देखो तो रिन्यूएबल ऐसा आता है, ईवीज ऐसी आती हैं, डिजिटल आता है, कैपिटल मार्केट में कई सारी कंपनियां आती हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड लिस्टेड नहीं था, 5 साल पहले भी कोई भी लिस्टेड नहीं था। एंड यू गेट दी ड्रिफ्ट। कई सारी डिफेंस कंपनियां आ गई हैं। इन सारी स्पेसेस में आप सोचो क्या हमको वो क्वांटम ऑफ ग्रोथ मिलेगी जो हमारी अपेक्षा है? हमको लगता है हाँ। और इसी वजह से आप अगर हमारे पोर्टफोलियो में देखोगे तो सारी ये जो हाई ग्रोथ की स्पेसेस है इन अर्निंग्स वो आपको मिलेंगी। फार्मा में हॉस्पिटल्स हो गए, सेमाग्लूटाइड वाली स्पेस हो गई, वो प्राय हमारे कई सारे फंड्स में आपको थोड़ा-थोड़ा स्प्रिंकलिंग दिखेगी। और जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, वहाँ हम नहीं होते हैं। तो हम अभी 3.5 पौने 4 साल हो गया कह रहे हैं, दिस इज टाइम फॉर अल्फा। अल्फा मीनिंग रिटर्न्स हायर देन लार्ज कैप इंडेक्स। लार्ज कैप इंडेक्स आज का दौर जो है डिसरप्शन का दौर। डिसरप्शन के दौर में जो बड़ी कंपनियां होती हैं, लेगेसी बिजनेस होती हैं, वो चेंज करती हैं अपने आप को, बट उनको दिक्कत ज्यादा होती है। ओवरऑल आप ग्रोथ नहीं दिखा पाते क्योंकि एक पार्ट आपका थक रहा हो। तो जो बिजनेसेस उस क्षेत्र की आती हैं, नई बिजनेस होती हैं और अच्छी बढ़ निकलती हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हमारे हाउस में आप प्राय देखोगे न्यू स्पेसेस की टॉप 1, टॉप 2 स्टैंड अलोन कंपनी आपको मिलेंगी। दैट इज आवर कंस्ट्रक्ट। ये पिछले कुछ दिनों में शानदार मूव्स वापस ऑटो स्पेस में आ रहे हैं। आप इस स्पेस में ओवरवेट हैं क्या प्रतीक जी? ऑटो में जो आइस व्हीकल्स की क्षेत्र है उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो है। ये हमको आप देखिए, आप सोचिए कितनी पी उनकी है। जिस एक नंबर ले लेते हैं, आपको लगता है कि आइस व्हीकल 25 साल चलती रहेगी? या अगर आपको लगता है कि अगले 5 से 10 सालों के बीच में आइस विल कन्वर्ट इनटू ईवी, तो आपको क्या करना चाहिए? तो हमारे हाउस में जिन कंपनियों में ईवीज की लीडरशिप है वो दिखेंगी। आइस ओनली प्लेयर्स जीरो हैं। इनफैक्ट डोमिनेंट आइस प्लेयर्स भी जीरो हैं। प्योर ईवी प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे। कि फ्यूचर हमारे हिसाब से ईवी है। फ्यूचर हमारे हिसाब से जो हमने सोचा था ईवी के लिए वो उससे ज्यादा तेजी से आ रहा है। जो दिल्ली में हुआ वो तो सपने में मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि आप कर दोगे। एक अप्रैल 28 से 2 व्हीलर हैज टू बी ईवी, 1 अप्रैल 27 से 3 व्हीलर हैज टू बी ईवी, चलो वो भी मान लिया। बट इस दौरान आज से 30,000 रुपया आप दे रहे हो एक ईवी 2 व्हीलर खरीदने के लिए, अगले साल घट के 20,000 हो जाएगा, उसके अगले साल 10,000 हो जाएगा। ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। सो दैट इज द पेस ऑफ कन्वर्शन। तो उसमें जिनकी ईवी की स्ट्रैटेजी नहीं है, जो वहाँ रुक के आ रहे थे, वहां पे ऑब्वियसली दिस ह्यूज वैल्यू माइग्रेशन व्हिच इज हैपनिंग फ्रॉम आइस टू ईवी। तो हम वहां होते हैं जहाँ पे वैल्यू माइग्रेट हो रही होती है। जहाँ वैल्यू माइग्रेट हो रही है आप वहाँ हैं। अच्छा सर, 21 कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ थी, नंबर्स अच्छे थे, बट उसके अगेंस्ट प्राइस डैमेज हुआ था अलॉन्ग विद मार्केट फॉल। होटल्स में आपकी रीडिंग क्या कह रही है इस वक्त? होटल्स जो भी मैंने आपको कंस्ट्रक्ट बताया उसमें फिट होते हैं एट द मार्जिन। उनके 15 से 20% के बीच की ग्रोथ निकल के आती है। तो हम कभी वहां दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं। सो ओवरऑल थोड़ा सा उसमें आपको वैल्यूएशन का समावेश करना पड़ता है क्योंकि कंपाउंडिंग अलोन विल नॉट गिव अस द रिटर्न दैट वी सीक। तो मतलब एट द बॉटम लाइन ये क्षेत्र रहता है। हमारे हाउस में 1-2 होटल आपको मिल जाएंगे इन्वेस्टी कंपनीज में।
ओके, चलिए अच्छा प्रतीक जी, एक सवाल आपसे ओवरऑल फ्लोज को लेकर, क्योंकि इस मार्केट को पूरी तरीके से म्यूचुअल फंड फ्लोज ने या डीआईआई फ्लोज ने संभाला है, क्या आगे भी वही रहेगा या कुछ सेंस बन रही है, साइन बन रहे हैं कि फाइनली एफआईएस की घर वापसी होगी? थोड़ा सा समय लूंगा इसमें। देखिए, पिछले महीने म्यूचुअल फंड में फ्लो कितने आए थे? 25,000 करोड़। उससे पिछले महीने 30,000 करोड़। राइट, दैट्स द रेंज ओके ऑफ म्यूचुअल फंड फ्लोज। अगर आप दिन प्रतिदिन की बाइंग देखोगे तो म्यूचुअल फंड मतलब टोटल डीआईआई का आपको 2-2,500 से 5,000 करोड़ के बीच का नंबर दिखता है। तो कहने का मतलब ये कि म्यूचुअल फंड दिमाग में आते हैं एज द फर्स्ट वन, बट व्हेन यू से डीआईआई इट इंक्लूड्स म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पेंशन, ओके, ऑल पुट टुगेदर, एंड आल्सो बैंक्स। तो खाली म्यूचुअल फंड में इतने फ्लो नहीं आ रहे हैं जो कि बाजार को संभाले। हाँ, ये जरूर है कि म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा मिड और स्मॉल कैप फंडों में आता है, जहां पे हम एक्स ऑफ लार्ज कैप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ब्रेथ ऑफ द मार्केट जो होती है वो म्यूचुअल फंड के फ्लो से ज्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि इंश्योरेंस और पेंशन ज्यादा लार्ज कैप की तरफ फोकस्ड रहते हैं बाय मैंडेट। नाउ सेकेंड थिंग इज, आपने पूछा एफपीआई। एफपीआई को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला, एफपीआई वो नहीं करता है जो हम करते हैं कि हम इंडिया पे पॉजिटिव हैं, कम क्षेत्र ढूंढते हैं जहां पे ग्रोथ आएगी, उन क्षेत्रों की कंपनियां ढूंढते हैं, कंपनी की प्रॉफिट बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है और हमारी रिटर्न बनती है। बहुत नैरो पार्ट ऑफ एफपीआई ये करता है। एक बड़ा पार्ट ऑफ एफपीआई आर्बिट्राज फंड की तरह है हमारे। वो आते हैं, कैश खरीदते हैं, फ्यूचर रोल करते रहते हैं। आप देखोगे एफपीआई का फ्यूचर पे टैक्स 0 है, तो इस स्ट्रैटेजी में उनको टैक्स ड्रैग नहीं लगता। 6.5 से 7% आप आर्बिट्राज में कमाते हो। आप कॉम्पीट किससे करते हो कि बाहर आपको यील्ड कितनी मिल रही है। अगर आप यूएस 10 ईयर से देखो तो आप, एटलीस्ट मेरा ये अनुभव है कि अगर आप 4 के आसपास पहुंचते हो तो ये 6.5% आपको अट्रैक्टिव लगने लगता है, हमारे यहाँ फ्लो आने लगते हैं। अगर वहां पे 4.5-5 के आसपास की यील्ड हो जाती है तो ये अट्रैक्टिव नहीं लगता, आपको फ्लो नहीं आते। तो ये पहला टाइप का एफपीआई हो गया। दूसरा टाइप का एफपीआई हो गया हेज फंड। हेज फंड क्या करता है? जो अच्छा लगता है वो खरीदता है, जो बुरा लगता है वो बेचता है, तो उसको वैल्यूएशन न्यूट्रल हो जाता है। वो इंडिया की अगर वैल्यूएशन प्रीमियम है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसकी स्ट्रैटेजी है उससे उसने प्लस माइनस करके वैल्यूएशन साइड कर दी। उसके लिए बहुत जरूरी है कि करेंसी स्टेबल हो, क्योंकि वो लीवर्ड स्ट्रैटेजी खेलता है। राइट, क्या करेंसी हमारी स्टेबल है अभी? अगर हाँ तो ये जंतु वापस उत्पन्न हो जाएगा, अगर नहीं तो ये इसको हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बाहर रहेगा। तीसरा है जो हमारे सॉवरेन फंड्स होते हैं, वो भी इंडिया के लिए नहीं आते, वो इंडिया के अल्फा मैनेजर के अल्फा के लिए आते हैं। एक मैनेजर को चुनते हैं जो उनको लगता है उनको अल्फा प्रोवाइड कर सकता है, उसके पीछे पैसा लगाते हैं और पीछे से एमएससीआई इंडिया बेच डालते हैं। नाउ आज के दिन अगर थॉट ग्रोथ की एआई की तरफ है तो इंडिया की तरफ आने में समय लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। और चौथा जो होता है वो इमर्जिंग मार्केट फंड, ग्लोबल फंड, वो हैं इंडिया फंड। इंडिया फंड बहुत छोटे हैं, आज के दिन जाके इंडिया की स्टोरी मार्केट करना बहुत मुश्किल था। अभी तेल के भाव गिर गए तो थोड़ा आसान हो गया है। इमर्जिंग मार्केट फंड में वापस आप देख रहे हो जहां पे एआई विनर्स दिख रहे हैं, वहां की तरफ रुझान ज्यादा है। सो नटशेल में अगर आप ये 4 तरीके से एफपीआई बांटते हो तो अभी भी आप सोचोगे कि पहले के मुकाबले आउटफ्लो कम होनी चाहिए, क्योंकि हमारी वैल्यूएशन करेक्ट हो गई है, तेल गिर गया है, हम सबसे ज्यादा बेनिफिट करते हैं। बट स्टिल आपको नेगेटिव फ्लोज एक्सपेक्ट करने चाहिए, पॉजिटिव अभी शायद नहीं हो पाएंगे। ऑलराइट, पॉजिटिव अभी शायद नहीं हो पाएंगे। प्रतीक जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज की
लिस्टिंग की वाटरवेज लीजर टूरिज्म यानी कि कॉर्डेलिया शिप। आपको याद होगा हमने एक व्यू लिया था कि इस आईपीओ में पैसा ना लगाएं क्योंकि काफ़ी रिस्की रेड फ्लैग वाला आईपीओ है और करीब 15% के डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई। आशीष से जानते हैं सारी डिटेल्स। आशीष, मॉर्निंग सर। और बिल्कुल सटीक विश्लेषण हमने यहाँ पर किया था कि इसमें रेड फ्लैग्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, कई पैरामीटर्स पर इसमें को आप साल की सबसे ख़राब लिस्टिंग में से मान सकते हैं। आप एब्सोल्यूट सब्सक्रिप्शन नंबर और लिस्टिंग का जो डिस्काउंट है वो छोड़ दीजिए, लेकिन आईपीओ का साइज़ तो देखिए, केवल 585 करोड़ का था। बेयरली सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला और जो आखिरी दिन था वहाँ पर आप देखें तो क्या ड्रामेटिक मूव्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। अब इतना छोटा सा इशू है, मार्केट में इतनी लिक्विडिटी हमने देखा है कि जितने ऑफर फॉर सेल आ रहे हैं, आईपीओज आ रहे हैं, सब में भर भर कर सब्सक्रिप्शन है, लेकिन इसकी नैया अगर आप देखें ना तो बड़े धक्के से पार हुई। केवल 1.53 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला, 1.5 गुना के करीब का है। और इसमें क्या है, क्योंकि वॉलेटाइल प्रॉफिटेबिलिटी थी, इसके लिए रिटेल का कोटा था 10% और सबसे ज़्यादा जो सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिला वो रिटेल कोटा में ही देखने को मिला। बाकी QIBs तो आप देखें तो आखिरी कुछ घंटों तक भी नहीं भरा था। इनफैक्ट इसमें ड्रामेटिक मूव ये हुआ था कि शाम को जब कट ऑफ का टाइम खत्म हो गया था तभी भी QIB का जो कोटा है ये सिर्फ 72% बढ़ा था। सेबी के नियम ये कहते थे कि 90% से ज़्यादा होगा तभी IPO सफल होगा, लेकिन फिर बाद में कंपनी ने अपडेट देकर ये बताया कि कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज़ की वजह से एक बिड नहीं जा पाई, तो अंत में उस बिड को आगे पुश किया गया और फिर आप देखें तो QIB का जो कोटा है वो 1.1 टाइम्स, यानी बहुत मुश्किल से इतना छोटा सा IPO भरा। और यही अपने आप में देखें तो संकेत दे रहा था कि कुछ सही नहीं है, क्योंकि मार्केट को इसके फंडामेंटल जो है और जो ग्रोथ स्टोरी वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। और नतीजा आपके सामने तकरीबन आप देखें तो 15% के डिस्काउंट पर ये सेटल हुआ। अभी भी 12-13% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। अब खास बात यह है कि आगे देखना होगा कि जैसे जैसे लॉक-इन्स खत्म होंगे तब यहाँ पर, क्योंकि इनकी एक तो एंकर लिस्ट में कोई ऐसा बड़ा सिर्फ एक बॉब को छोड़ दें तो कोई बड़ा नाम यहाँ पर सामने निकल कर आता है। अब 29 जुलाई को 50% एंकर एलोकेशन का लॉक इन भी खत्म होगा, तब ये स्टॉक बहुत की मॉनिटरेबल होगा। लेकिन कई पैरामीटर्स पर एब्सोल्युटली आप देखें तो माना जा सकता है कि ये साल की सबसे खराब लिस्टिंग है। साल की सबसे खराब लिस्टिंग, और इसका अगर आप देखें पूरा पूर्वानुमान, पूरा आकलन आपको इस चैनल पर प्रस्तुत किया गया था। वाटरवेज एज ऑफ नाउ इज इन डिफिकल्ट स्टेट, 710 करीब 97 रुपये नीचे, 12% नीचे। आशीष, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। सहज अग्रवाल कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सहज, गुड मॉर्निंग। सहज, किन किन सेक्टर्स पे आपका आज कंस्ट्रक्टिव व्यू है, क्या चीज़ कर रहे हैं मार्केट पे, स्टॉक स्पेसिफिक व्यू आपका? जी, इस समय रियल एस्टेट काफी एक्शन में रहा है अभी, तो यहाँ पे एक DLF स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्टॉक ने कुछ दिन पहले ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद पुल बैक होने के बाद आज हम उसमें वापस मोमेंटम देख रहे हैं। मेरे हिसाब से DLF करंट भाव पे आप बाय कर सकते हैं, 610 का स्टॉप लॉस और 645 तक का शॉर्ट टर्म में टारगेट। प्योर मोमेंटम ट्रेड है, लग रहा है कि बहुत जल्दी ये टारगेट अचीव हो सकता है। दूसरा स्टॉक जो इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है आपका BFSI स्पेस में से L&T फाइनेंस। अगेन इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमें दिख रहा है अच्छे खासे कंसोलिडेशन के समय के बाद में। 312 का भाव फिलहाल के लिए चल रहा है, 299 का इसमें हमें स्टॉप लॉस नजर आ रहा है और ऊपर की तरफ में 330 का टारगेट अगले 4 से 5 दिन में हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो ये दो स्टॉक्स फिलहाल में मोमेंटम पर्सपेक्टिव से अच्छे लग रहे हैं। चलिए, मोमेंटम पर्सपेक्टिव से स्टॉक्स की बात हो गई। मीनवाइल निफ्टी रखिए एक बार, 150 पॉइंट ऊपर हैं हम। ध्यान रखिएगा, अब हम कल के हाई को क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं। 24,035 था कल का हाई, उसके काफ़ी करीब हैं हम, 24,035 और आज का हाई 24,020। और आज सुबह भी एक जो व्यू था ना कि एक मंथ एंड की कॉल ले रहे हैं और एक आज आई थिंक उसकी स्टार्ट तो अच्छी हुई है। अब होपफुली देखते हैं वो किस लेवल पर जाएगा। एक चार्ट चेक फाइनली मैं लेना चाहूँगा M&M पर। सहज, गुड मॉर्निंग। M&M पर क्या व्यू रहेगा आपका? M&M पे अगेन फंडामेंटली तो बायस पॉजिटिव है और काफी समय से ये स्टॉक आपका कंसोलिडेट कर रहा है। इनफैक्ट इसका यदि आप देखेंगे तो 2900 का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम बना है इसने। मार्च अप्रैल में 3 महीने से कंसोलिडेट किया है वहां पे और वहीं से बाउंस बैक किया है। आई थिंक एज अ पोजिशनल प्ले यहाँ पे आप बेट ले सकते हैं फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। 29 के स्टॉप लॉस के साथ अभी 3150 के आसपास ये चल रहा है और ऊपर में इसमें है क्षमता जाने की 3600। इनफैक्ट फंडामेंटली भी हमारा इस पे पॉजिटिव ध्यान है। तो ब्लेंडेड अप्रोच फंडामेंटल और टेक्निकल, 2900 के ऊपर तेजी का ध्यान है, ऊपर में 3600 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये मोमेंटम प्ले नहीं है, ये थोड़ा वैल्यू प्ले रहेगा, तो उस हिसाब से ये भी पॉजिटिव ही लग रहा है फिलहाल के लिए।
ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सहज आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू सामने रखने के लिए। इस शो को समेटने का समय आ गया है। मार्केट डे हाई पर है, निफ्टी 24,000 के ऊपर, बैंक निफ्टी 57,800 के ऊपर, एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव है 2:1 का। आज का स्टार फिर से एक बार ऑटो इंडेक्स, ज़बरदस्त मोमेंटम में इस समय ऑटो इंडेक्स आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी का टॉप गेनर एक्चुअली अब है महिंद्रा एंड महिंद्रा, करीब करीब 3% ऊपर, और F&O के टॉप गेनर्स में है MCX और पेज इंडस्ट्री। चलिए इस शो को समेटते हैं, इसके बाद कंचन और श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।